नमस्कार, मैं अमित शर्मा, डीएलएड सेकेंड ईयर के बुक आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा से उत्तरकपन वैश्वीकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वैश्वीकरण के जो प्रभाव हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले औद्योगिक नीतियों पर वैश्वीकरण का जो प्रभाव पड़ा है उसको अपन देखते हैं। जब किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था खराब चलती है, जब किसी भी राष्ट्र को उसकी जो लघु औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं उनसे इतना ज़्यादा अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं मिलती, तो ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र के पास केवल एक ही ऑप्शंस रहता है, वो है औद्योगिकरण। अपने राष्ट्र के जो उद्योग हैं उनको दूसरे राष्ट्रों में पहुंचाना और दूसरे राष्ट्र के उद्योगों को भारत में स्थापित करना, ये सबसे प्रमुख नीति, जिससे कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्थाओं को ऊंचाइयां मिलती हैं, उनकी व्यवस्थाएं बनती हैं। 1991 में इस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हुई थी। उस समय भारत को कुछ अपनी जो औद्योगिक नीतियां हैं उनमें कुछ परिवर्तन करना पड़ा था, कुछ प्रभाव पड़ा जिसके कारण उनमें परिवर्तन करना पड़ा। तो औद्योगिक नीतियों के प्रभाव के बारे में बात करते हैं कि औद्योगिक नीतियों पर क्या प्रभाव वैश्वीकरण का अपन को देखने को मिलता है। सबसे पहली बात है औद्योगिक लाइसेंस की जो व्यवस्था है उसको समाप्त करना। विदेशों से जो लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी राष्ट्र के अंदर, तो उनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सरकार उनको खुद लाइसेंस प्रोवाइड कराती है अपनी तरफ से। उनको एप्लीकेशन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक फाइल लगाते हैं। इससे कि जो स्थापना की जो टाइमिंग है, ये जो फैक्ट्रीज़ हैं या कंपनी हैं, इन फैक्ट्रीज या कंपनी की जो टाइमिंग जो कम लगती है, जबकि सामान्य रूप से अपन कोई औद्योगिक लाइसेंस लेते हैं, फाइल लगाते हैं, तो काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन जब कोई विदेशी भाई व्यक्ति अपने राष्ट्र के अंदर या किसी दूसरे राष्ट्र के अंदर जब वहाँ की सरकार से आज्ञा लेकर व्यवस्था स्थापित करता है, कंपनी की स्थापना करता है, तो सरकार वहाँ खुद उनको प्रोत्साहन देती है, इससे कि औद्योगिक जो लाइसेंस हैं उसमें उसकी जो व्यवस्था समाप्त तो खैर नहीं हुई है, पर थोड़ा सा परिवर्तन उसमें देखने को आया है। दूसरी अपन बात करते हैं निजी निवेश को प्रोत्साहन। यहाँ सरकार की अर्थव्यवस्था खराब चल रही हो और फिर सरकार निवेश करे किसी उद्योग में, तो ये सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है। जबकि जो वैश्वीकरण जो प्रारंभ हुआ, तो वैश्वीकरण में जो विभिन्न राष्ट्रों की जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उन्होंने खुद निवेश किया है, और वो जो निवेश है उस राष्ट्र में करने के बाद उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, सरकार को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जिससे कि सरकार ने औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं उनमें निजी निवेश को प्रोत्साहन किया है। क्योंकि सरकार यदि मान लो लॉस हो जाता है तो वो लॉस भी सरकार को होगा, और सरकार चाहती नहीं कि अपन को लॉस हो, इसलिए निजी निवेश को सरकार ने प्रोत्साहित किया है इसके लिए। तीसरी अपन बात करते हैं विदेशी व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना। और विदेशी जो व्यापार है, विदेशों के साथ जो व्यापार है, उसके लिए अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन और अर्थव्यवस्था की जो नीतियां हैं उनको पूर्ण रूप से खोल दिया गया, जिससे कि व्यापार की जो नीतियां हैं वो सुगम रूप से बन सकें और अच्छी तरह से चल सकें और अच्छा फ़ायदा सरकार को हो सके। अगली अपन बात करते हैं राज्य की औद्योगिक और जो व्यापारिक नीतियाँ हैं उसमें बदलाव पूर्ण रूप से किया गया है। क्योंकि पहले जो नीतियाँ जो होती थी वो काफ़ी कठिन हुआ करती थी, जिसके कारण जो विदेशी कंपनियाँ हैं वो अपने प्रोजेक्ट को उस राष्ट्र में स्थापित करने से डरती थीं या डरती हैं। इसलिए जब तक औद्योगिक नीतियों में बदलाव, सकारात्मक बदलाव जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक वैश्वीकरण का प्रभाव नकारात्मक रहेगा। और जैसे ही अपन उसको बदलाव करते हैं, वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव, व्यापार का सकारात्मक, अर्थव्यवस्था की मजबूती का सकारात्मक प्रभाव राज्य पर देखने को मिलता है। अगली पर बात करते हैं लघु उद्योगों की जो नीतियाँ हैं उनमें कटौती करना। देखिए, सरकार के पास कुछ फंड होता है और सरकार क्या करती है, उस फंड को जो लघु और छोटी जो इकाई हैं उसमें स्थापित करती है, पैसे को लोन देती है सरकार लोगों को, जिससे कि जो लोकल स्तर के जो लोकल बॉडी हैं वो अपने काम को कर सकती हैं लोन लेकर और अपने सेटअप या प्रोजेक्ट लगा सकती हैं। लेकिन इसमें सरकार को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, जबकि जो विदेशी कंपनियां जो भारत के अंदर आती हैं
जो विदेशी कंपनियों भारत या अन्य देश के अंतर्गत आएंगे तो उनकी जो औद्योगिक इकाइयों के लिए वो फंड स्वीकृत किया गया तो उस फंड को जो दूसरी जो विदेशी औद्योगिक इकाइयाँ उसमें स्वीकृत कर दिया जाए, तो इससे सरकार को लाभ होता है कि सरकार को पता है कि बड़ी कंपनियों से अधिक लाभ होने की संभावना रहती है, छोटी कंपनियों से लाभ होने की संभावना नहीं रहती है। अगली अपन बात करते हैं बड़े औद्योगिक घरानों के निवेश पर जो पाबंदी थी उसको समाप्त करना। भाई होता क्या है कि जो विदेशी कंपनियां जब किसी दूसरे राष्ट्र के अंदर अपने प्रोजेक्ट को स्थापित करती हैं तो वो कंपनियां उस राष्ट्र के जो बड़े औद्योगिक घराने होते हैं उनसे संपर्क करती हैं और कुछ उनका भी इन्वेस्टमेंट वो कंपनियां लेती हैं, जिससे कि उन कंपनियों एक तरह से शेयरिंग इसमें चलती है, जिससे कि जो विदेशी कंपनियां उनको भी ज़्यादा लॉस नहीं हो। तो इस प्रकार जो बड़े औद्योगिक घराने जो सामान्य रूप से जो पूंजी पर जो निवेश करते थे उस पर जो पाबंदियाँ जो सरकार के द्वारा लगाई जाती थी उसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो इससे कि विदेशों की जो अर्थव्यवस्था, विदेशों की जो प्रोजेक्ट स्थापना है उसको सम्मान मिला है, उसकी व्यवस्था बनी है। जैसे ही सरकार ने जो लोकल और जो सामान्य जो बॉडीज होती हैं, जो सामान्य जो एक तरह से जो कंपनी होती हैं उन पर जो पाबंदी है उसको समाप्त कर दिया गया और विदेशी कंपनियां जो लोकल की कंपनियों से सीधे संपर्क कर सकेंगे। मूल्य नियंत्रण समाप्त करना सामान्य रूप से सरकार का ये कर्तव्य होता है कि जो वस्तुएं मार्केट के अंदर हैं उस पर मूल्य निर्धारित करें, लेकिन सरकार ने इस चीज़ के लिए भी कंपनियों को छूट दे रखी है कि कंपनियां अपने आधार पर वस्तुओं के मूल्य स्थापित कर सकती हैं। जो सरकार का जो कंट्रोलिंग जो थी मूल्यों पर वो समाप्त कर दी गई है। अगली अपन बात करते हैं प्राइवेट पूंजी निवेश पर नियंत्रण व्यवस्था को समाप्त करना। क्योंकि सरकार क्या पहले प्राइवेट जो पूंजी निवेश की जाती थी उस पर नियंत्रण करती थी सरकार, उस पर कंट्रोलिंग थी सरकार के, तो वो जो पूंजी जो थी उस पर उस निवेश की व्यवस्था पर जो पूंजी थी उसको समाप्त कर दिया गया है, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, जिससे कि जो विभिन्न कंपनियां हैं वो अपने निवेश को अच्छा निवेश कर सकती हैं, क्योंकि सरकार को कुछ टैक्स पहले से ही देने होते हैं तो वो टैक्स अब नहीं देना पड़ता। इसलिए ये भी एक व्यवस्था है। औद्योगिकरण के इस प्रकार के कुछ प्रभाव औद्योगिक नीतियों पर पड़े हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।